बीती 9 अक्टूबर को आपने देखा बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि के बाद तमाम तैयारियां तेज कर चुकी है। आपने देखा कि 16 अक्टूबर को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बड़ी बैठक करी मायावती ने। फिर उसके बाद आज 19 अक्टूबर को एक और बड़ी बैठक मायावती कर रही हैं। देश भर से तमाम नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मायावती की इस बैठक को कैसे देखते हैं और इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश मायावती जी जारी कर सकते हैं? ऐसा है आकिब कि जो 16 की बैठक थी उससे पहले 9 अक्टूबर का आपने जिक्र किया। 9 अक्टूबर की आपकी रैली की अगर तकरीर याद होगी तो मायावती ने अपने भाषण में कहा था कि इसमें तमाम अलग राज्यों के भी लोग आए हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया था, लेकिन वो आ गए हैं तो मैं उन्हें डांटूंगी भी नहीं, लेकिन वो लोग अपने राज्यों में जाके इसी तरह की बड़ी रैलियाँ करें। तो एक बात तो वो जो उन्होंने कही थी, मुझे लगता है कि वो आज की इस बैठक में किसी न किसी राज्य में रैली की बात हो सकती है या सबसे कह सकती हैं कि आप रैलियों की तैयारी करें। दूसरी चीज़, चूँकि मायावती का जन्मदिन का काउंटडाउन शुरू हो गया, 15 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है, पूरे देश में मनाया जाता है, आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो भी एक मुख्य एजेंडा हो सकता है। क्योंकि मायावती बैठक जो है इसी तरह से देती रहती हैं। 2 महीने पे ये बैठक हो रही। जब आकाश वापस आए थे तब राष्ट्रीय बैठक हुई थी, उसके बाद से ये बैठक हो रही है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि जिन राज्यों से लोग आए हैं इसमें अधिकतर राज्यों में बसपा जो है उसके विधायक हुआ करते थे। हिमाचल में भी एक विधायक था, हरियाणा में सांसद विधायक दोनों थे, पंजाब में विधायक सांसद दोनों थे, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी विधायक थे, मध्य प्रदेश में विधायक सांसद दोनों थे, राजस्थान में विधायक थे। तो ये तमाम राज्य वो हैं जो आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर राज्य से विधायक थे। तो जहाँ पर विधायक थे वहाँ पर उन क्षेत्रों पर जहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूत है उसको पुनः उत्तर प्रदेश की तर्ज पे जो इन्होंने शुरू किया है बूथ वगैरह का जो गठन का काम ऐसे करना। उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जहां बसपा का खाता नहीं खुला है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है आज तक महाराष्ट्र में, जबकि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां से अम्बेडकर हुए, शाहू हुए, फुले हुए, ये तमाम लोग जितने इनके महापुरुष निकले महाराष्ट्र से निकले। काशीराम ने अपना मूवमेंट ही वहाँ से शुरू किया था। तो महाराष्ट्र के लोगों को भी अपने राज्य में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना। वहाँ नगर निगम के चुनाव होने हैं, महानगर पालिका के। तमाम दूसरे राज्य ऐसे हैं जहाँ उत्तर प्रदेश के साथ साथ या उसके आगे पीछे चुनाव होना है। उसमें गुजरात भी है, उसमें आपका कर्नाटका भी है, तमिलनाडु भी है। ये वो राज्य हैं जहाँ चुनाव हो सकते हैं, बंगाल का चुनाव होना है। तो इन सब राज्यों के लिए चुनाव की तैयारी के लिए और 15 जनवरी और प्लस रैली, मुझे लगता है कि यही मुख्य एजेंडा हो सकता है। सर, सबसे बड़ी बात यह है आकाश आनंद की बॉडी लैंग्वेज आज कुछ अलग नज़र आई, उनके चेहरे पे अलग चमक थी। पिछली बार भी बैठक में देखा था, आप इस बार भी बैठक में मौजूद थे, आपको कुछ फ़र्क नज़र आया क्या? देखिए, ऐसा है कि जब आकाश आनंद की अब इस बार वापसी हुई है तो मायावती ने उनको नंबर 2 किया है। आपने देखा होगा रैली में भी आकाश मायावती के बाद बैठे थे, उसके बाद आनंद कुमार बैठे थे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर का पद होता है, तो नंबर 2 की हैसियत पर आ गए हैं। उसके अलावा बट नेचुरल है कि जब इस बार वापसी हुई है तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। तो जब इंसान सिक्योर हो जाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी है जो उन्हें महसूस हो रही है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस होता है। सर, बिहार चुनाव की अगर हम बात करें, 130 सीटों पर पूरे दम के साथ बहुजन समाज पार्टी उतर रही है। तो बिहार चुनाव की जो अगर कह सकते हैं जो परिणाम होंगे वो बहुजन समाज पार्टी का भविष्य तय करेंगे देश भर में? मुझे नहीं लगता है। मुझे इसलिए नहीं लगता है कि किसी भी राज्य में अच्छा प्रदर्शन दूसरे राज्य में उसके समीकरण को कहीं से प्रभावित नहीं करता है। कार्यकर्ताओं में ज़रूर उत्साह आ जाता है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी में 5 MLA उनके हुआ करते थे, 4 भी हुए, 3 भी हुए, 2 भी हुए, एक अब इस बार जो 1 MLA था वो भी JDU में चला गया था। और इन राज्यों में यही होता है, राजस्थान में भी ये हुआ, मध्य प्रदेश में भी ये हुआ, बिहार में भी ये हुआ कि जो विधायक होते हैं दूसरी पार्टियों में चले ही जाते हैं जीतने के बाद, चूँकि छोटी जब टूट फूट होती है। बिहार में इस बार भी बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया पहले वो अच्छा हुआ। फिर बाद में जिन लोगों के टिकट कटे वो JDU के हों, RJD के हों, कांग्रेस के हों, ये तमाम लोग, उसमें पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का टिकट को लेना मुनासिब समझा निर्दल लड़ने की जगह पे, तो कुछ उम्मीदवार वो भी बढ़ गए हैं। ऐसे में बिहार अच्छा रिजल्ट दे सकता है बहुजन समाज पार्टी के को देखते हुए। आप तो बहुत करीब से सर कवर करते हैं, क्या अंदेशा आप लगा रहे हैं बिहार का? तो मुझे 2 से 5 के बीच में दिखाई देती है कि अच्छा रिजल्ट रहेगा बसपा के लिए। बसपा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 1 से अगर 2 होती है तो 2 गुना हुआ, 5 हुआ तो 5 गुना हुआ। 500% अगर बढ़ती है
तो बहुजन समाज पार्टी के लिए तो बड़ा संदेश इससे होगा। उत्तर प्रदेश में कोई फर्क पड़ेगा? अब बिहार से जो मिला हुआ क्षेत्र है, क्यों अभी गया था गाजीपुर से मिला हुआ जो भभुआ वगैरह क्षेत्र है, चैनपुर भभुआ, ये बिल्कुल आप जैसे ही गाजीपुर पार करेंगे वैसे ही शुरू हो जाता है। और यहीं से बहुजन समाज पार्टी हमेशा विधानसभा में विधायक देती रही है। तो उन क्षेत्रों में जो असर तो बिहार का पड़ना ही पड़ना है। जैसे उत्तर प्रदेश की रैली का असर बिहार पे पड़ा, उसी तरह बिहार में अगर अच्छे नतीजे आते हैं उसका असर बलिया, मुगलसराय और गाजीपुर, ये जो बेल्ट है जो बिहार से जोड़ती है, उस पर असर पड़ना लाजमी है। सर, एक वरिष्ठ पत्रकार है सुरेश बहादुर सर, उनसे हमने पूछा कि बसपा का भविष्य कैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं। कह रहे हैं 2007 से पहले मान्यवर काशीराम जी का देहांत हुआ तो सिंपैथी में बहुजन समाज पार्टी ने बहुमत से सरकार बनाई थी। देखिए, ऐसा है कि सुरेश भाई जर्नलिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, तो उनको लगता है कि सिंपैथी में, मुझे लगता है कि सिंपैथी नहीं, वो ओबीसी वोटों का बहुत बड़ा ध्रुवीकरण था। अगर आप उस ज़माने में देखिए, और ब्राह्मणों का भी 30 से 40% बहुजन समाज पार्टी के लिए गया था। ना ब्राह्मणों में काशीराम के लिए सिंपैथी था, ना मुसलमानों में काशीराम के लिए सिंपैथी था। दलित वोट जितना उनको मिलता था 19.5-20%, वही पिछले चुनाव में भी मिला, उसके बाद 17 तक उतना ही मिला, बल्कि 19 के चुनाव तक उतना ही मिला। तो उनका अपना वोट इंटैक्ट था। 19 के बाद उनके अपने वोटों में गिरावट आई, 22 में गिरा, 24 में गिरा। तो उनके वोटों की गिरावट जो थी उसको संभालने के लिए रैली की मायावती ने की, और वो रैली साबित करती है कि उन्होंने अपना वोट खोया हुआ पा लिया है। ओबीसी वोटों की अगर वापसी होती है जैसे 2007 में हुई थी, तो मुसलमान और ब्राह्मण तो वोट देख के आता है ना, जो लड़ रहा होता है उसके साथ जाता है। तो अब संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, या ये लोग जो मायावती की भाषा बोल रहे हैं, वो ये संदेश देता है कि ओबीसी का झुकाव इधर हो सकता है। और मायावती ने 16 की बैठक में अंदर अपने पदाधिकारियों से भी बात कही कि डी तो मैंने सामने कर दिया, अब आप लोग पी देखिए, और इशारा किया विश्वनाथ पाल की तरफ कि पी ये बैठे हुए हैं, बूथ तक जाओ, पी को अपने साथ लाओ, जब पी आ जाएगा तो ब्राह्मण और मुस्लिम अपने आप आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि उनका अपना आकलन ये हो सकता है सुरेश भाई का, लेकिन मेरा अपना जो बीएसपी को मैंने 1991 से अब तक देखा है, मैंने बूथ पे देखा है, मैंने सेक्टर पे देखा है, मैंने उनका बढ़ता घटता दोनों जनाधार देखा है। उसके कारण भी मुझे पता है कि क्यों हुआ है। रैली से पहले युवाओं का जो रुझान था वो बसपा के प्रति कम हो गया था, क्योंकि पुराने वाले लोग दुनिया से जाते जा रहे हैं, नए लोग जो थे वो कोई चंद्रशेखर को, कोई जयप्रकाश को, इधर उधर भाग रहा था। रैली देखने के बाद मैं तमाम लोगों से हम लोगों ने सवाल किया, उन्होंने कहा हमने पहली रैली देखी, हमें नहीं पता था कि हम इतने मजबूत हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप देखते हुए पिछड़े समाज का अगर जैसी इनकी कोशिश है उसमें वो सफल हुए, और 2026 में जो ज्वाइनिंग का एक खाका मायावती ने बना रखा है, जो ज्वाइनिंगें होना शुरू हुई, तो वो पुराने नेताओं को वापस लाने का कुछ प्लान चल रहा है बसपा में। देखिए, जो एडजस्ट हो गया है वो तो आने से रहा, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे लालजी वर्मा हो, चाहे रामचंद्र राजभर हो, चाहे त्रिभुवन दत्त हो, जो आर के चौधरी हो, या इंजीत सरोज हो, या सुल्तानपुर वाला आपका निषाद हो, जो एडजस्ट हो गया वो तो नहीं आएगा। अब पुराने में खाली कौन है? पुराने में खाली स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनको बीएसपी लेगी नहीं। उनकी बेटी की ज्वाइनिंग मैं कई आपसे कह रहा हूँ, 6 महीने से कह रहा हूँ कि बेटी की ज्वाइनिंग 26 में आप होता हुआ देखेंगे। इसी तरह से जो आपके निषाद हैं, या आपके पाल 1-2 नेता हैं जो खाली हैं, जो सेट हो गया भारतीय जनता पार्टी में, सेट हो गया सपा में, सेट हो गया, उनसे क्या कोशिश नहीं करेंगी बहन जी कि जाके उनसे संपर्क करा जाए? मायावती को जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप तो मायावती खुद किसी से बात नहीं करती। आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी दी जाए तो वो बात करने की कोशिश को आना पड़ता है बात करने, नहीं आकाश आनंद समय लेना पड़ता है। वो कहती हैं कि हाँ आकिब से मिलूंगी, तब वो आ पाता है। तो इतनी प्रक्रिया से गुजरना ये वही कर सकता है जिसकी मजबूरी हो जाए कि हमको बीएसपी के अलावा कहीं नहीं जाना। तो आकाश आनंद कैसे उन नेताओं को वापस लाएंगे जो सेट हैं कहीं? आकाश आनंद को ये जिम्मेदारी अभी है ही नहीं कि किसको लाएंगे, किससे मिलेंगे। ये 2026 का ये रूपरेखा तय की गई है ना सर, तो वो जो तय की गई है वो मायावती ही करेंगे, वो मायावती ही करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और है, जो 2007 में जो टिकट उम्मीदवारों की सूची हमने देखी थी उसमें लगभग 403 सीटों में 139 ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दिया गया था। तो इस बार क्या वही रूपरेखा अपनाएगी टिकट वितरण करने में बहुजन समाज पार्टी 2027 में? ब्राह्मण समाज को भी मतलब महत्व दिया जाएगा? टिकट मुझे नहीं लगता कि 139 टिकट जो है बहुजन समाज पार्टी ने दिए होंगे उत्तर प्रदेश में। जी, सबसे ज़्यादा टिकट 99 एक बार उन्होंने मुसलमानों को दिए थे। जी जी, ये शायद 2017 की बात है। जी। मैं समझता हूँ कि टिकट बंटवारे में बीएसपी में हमेशा जातीय और धार्मिक संतुलन होता है, वो हमेशा बना रहेगा, उससे वो कभी पीछे नहीं हटी हैं।
रही बात ब्राह्मण समाज की, तो ये सतीशन मिश्रा अगर ब्राह्मण समाज जोड़ने में सफल होते हैं, वो ब्राह्मणों की ज्वाइनिंग करवाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनके बारे में, जैसे मथुरा, जैसे अलीगढ़, वहाँ के स्थापित लोग जो बहुजन समाज पार्टी में अच्छे पदों पे हुआ करते थे, उनकी ज्वाइनिंग की कुछ सुगबुगाहट है, लेकिन जब तक स्पष्ट ना हो जाए तब तक मैं उनके नाम नहीं ले सकता। तो अगर ऐसा होता है तब फिर ब्राह्मण को टिकट भी उनकी विधानसभाओं में दिए ही जाएंगे। एक सवाल सर समाजवादी पार्टी से भी ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे से बहुजन समाज पार्टी को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ, जब मेरे जैसे पत्रकार जो बहुजन राजनीति और बहुजन को कवर करता रहा है, 89 में सामाजिक न्याय सामाजिक मूवमेंट के लोग, शरद यादव, रामविलास पासवान, वीपी सिंह को कवर किया है, जब मैं ये बात मानता हूँ कि पीडीए सिर्फ एक नारा है, विचारधारा नहीं है। जैसे वैचारिकी अलग चीज़ होती है, पीडीए एक नारा है, और ये पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में भी ऐसे आधी आबादी आधा, उसके बाद लेटर में तो कहते हैं ना पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक ये में तो ब्रैकेट में है ना, कई ये हैं, वो कहते हैं अगला भी है। आधिकारिक लेटर की अगर मैं बात करूँ उसमें अल्पसंख्यक लिख के आता है। अगर अल्पसंख्यक लिख के आता है तो मुसलमान नाम से जैसे इतना डर लगता हो, तो उसमें वैचारिकी वहीं पे स्पष्ट हो जाती है। मुलायम सिंह यादव मुसलमान कहते थे, अखिलेश यादव अल्पसंख्यक कहते हैं। क्या वजह है? कुछ नहीं है, वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है, वजह कुछ नहीं है। इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी हो सकती है क्या? बिल्कुल होती है। उनको लगता है कि अगर हमारा, चूंकि उनका अपना मतदाता, मैं आपको सबूत के तौर पर 2 सीटें बता रहा हूँ, जौनपुर और सुल्तानपुर। जौनपुर और सुल्तानपुर से मुस्लिम एमएलए होता था, जब से यादव भारतीय जनता पार्टी से लड़ने लगा, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होता है। उनका अपना मतदाता जो है वो ये चाहता है कि आप मुसलमानों से दूर रहिए। सर, अखिलेश यादव के मंच पे जो फ्लैक्स लगाया गया है उसके ऊपर अभी आप चर्चा कर रहे थे किसी चैनल से, उससे आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, मैं उसमें मुसलमान चेहरा ढूंढ रहा था, मुझे कोई मिला नहीं, तो मैंने कह दिया उसमें मुसलमान नहीं है। ये है ही नहीं उनके। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वही बैकड्रॉप रहेगा, कोई ज्वाइन करेगा वही बैकड्रॉप रहेगा, पार्टी मीटिंग करेंगे वही बैकड्रॉप रहेगा। आप नीचे एक कागज़ पर खोल के ए पढ़ रहे होंगे और पीछे देखेगा उसमें कोई ए का फोटो ही नहीं है। मुझे आपत्ति क्यों होगी? मैं तो ये बता रहा हूँ कि उसमें ए नहीं है। हमारा प्रतिनिधित्व बात करने की बात करते हैं, हमारे किसी नेता की तस्वीर उसमें क्यों नहीं है? भरोसा तो समाजवादी पार्टी पे मुसलमान दिल खोल कर करता है। देखिए, ऐसा है कि यही गलतफहमी कांग्रेस को थी। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आप अभी राजनीति पत्रकारिता में 18 साल से आए हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं इस पत्रकारिता को 40 साल से कर रहा हूँ। कांग्रेस को भी 85 में ये गलतफहमी थी कि मुसलमान जाएगा कहाँ, अखिलेश को भी ये गलतफहमी कि मुसलमान जाएगा कहाँ। मुसलमान जो है वो जब जाता है तो कांग्रेस बना देता है। 89 में चला गया तो उसके बाद कांग्रेस की हालत पूरे देश में आप देख लीजिए। तो बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों को जोड़ने के लिए क्या कर रही है सर? मुसलमानों को जोड़ने के लिए कोई प्रयास वो कभी नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी का एक तरीका है। तो समाजवादी पार्टी तो प्रयास कर रही है ना सर? तो कौन सा प्रयास कर रही है? अल्पसंख्यक कह देना प्रयास है या बैकड्रॉप पे मुसलमान फोटो ना होना प्रयास है? नहीं, वो तो आवाज़ उठाते हैं ना जहाँ पे मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। मायावती का तो कोई बयान भी नहीं। कहाँ आवाज़ उठाते हैं? नहीं, उनके इरफान सोलंकी जो विधायक थे उनके साथ हुआ। अब इकरा हसन के मामले में बोले, क्या बोले? इकरा पे पूरी पंचायत हो रही, पूरा गुजर समाज बोल रहा है, नहीं बोल रहा है तो अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं। नहीं, कल बयान दिया ना अखिलेश। बयान दिया ना। बयान देने के लिए क्या है? बयान देना और चीज़। मैं वही कहता हूँ ना कि नारा विचारधारा अलग चीज़ है। इरफान सोलंकी जब वो जेल गए थे कानपुर, उनका था जहाँ होंगे उस जेल में जाऊँगा, और इरफान सोलंकी वहाँ से भेज दिया गया इतनी दूर महाराजगंज जेल। कह गए अखिलेश यादव। आजम खान ने 3.5 साल जेल में काटे, के गए अखिलेश यादव। तो अब्दुल्ला आजम ने कहा ना कुछ मदद दिखावटी होती है, कुछ मदद छुप के करी जाती है, तो उन्होंने इस बार आजम के छूटने के बाद कहा उन्होंने। तो इस बार देखा आपने सर, मुलाकात हुई तो आजम खान कितने गर्मजोशी से मिल रहे थे अखिलेश यादव। इससे ज़्यादा गर्मजोशी से वो स्वामी प्रसाद मौर्य से मिले। इससे ज़्यादा गर्मजोशी से स्वामी प्रसाद मौर्य से मिले। वो भी तो मिलने गए थे। तो कोई किसी के घर जाएगा तो कोई भगा तो नहीं देगा। सर, संवैधानिक पद पे इकरा हसन है, अगर उनके साथ कुछ ऐसी टिप्पणी होती है मायावती जी को आवाज़ उठानी चाहिए। मायावती क्यों उठाएंगी? सांसद जिसकी हैं वो उठाए। समाजवादी पार्टी की सांसद संवैधानिक पद पे ही, संवैधानिक पद में 545 से ऊपर सांसद हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं वो। अखिलेश यादव को खूंटा गाड़ देना। तो आवाज़ उठा रहे हैं सर। अखिलेश बयान नहीं, पहले भी उन्होंने बोला। बयान देना जो है ना, बयान देना तो हम लोग तो ईरान और अमेरिका पे भी बयान देते हैं जहाँ हमारा कोई मतलब नहीं होता। बयान राजनीतिक लोगों की मजबूरी है। वो उनको अखिलेश यादव को जाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। गुर्जर समाज के इनके एकमात्र विधायक अखिलेश के नाक के बाल अतुल प्रधान को भेजना चाहिए, जाना चाहिए नहीं। अतुल प्रधान को भेजना चाहिए कि सारा गुर्जर बोल रहा है, हिंदू मुसलमान सारा गुर्जर बोल रहा है, तुम क्यों नहीं गए? जाना जो है वो एक अलग चीज़ है। आप नहीं जाते हैं ना जाइए, लेकिन आपके गुर्जर जो नेता हैं वो तो जाएं। अतुल प्रधान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपके सबसे बड़े नेता हैं, सबसे ज़्यादा करीबी हैं। जिले का क्या कहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी आपने उनकी पत्नी को लड़ाया, मेयर का चुनाव भी आपने उनकी पत्नी। उनसे ज़्यादा करीब कौन है? वो भी गुर्जर है, इकरा हसन भी गुर्जर है।
सवाल ये नहीं कि शीशा बचा के टूट गया, जी। सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया है। हम पत्थर देखने की कोशिश करते हैं, शीशा नहीं देखते हैं। तो इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है? नुकसान फ़ायदा वो जाने। आपने मुझसे राय ली, चूँकि मैं नेता नहीं हूँ। जी। नुकसान और फ़ायदा वो जाने और वो जाने दोनों, जिसके लिए किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। जैसे इकरा हसन की माँ तबस्सुम हसन बहुजन समाज पार्टी से 2009 में सांसद थी, समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा, बहुजन समाज पार्टी से MP हुई। तो उस हक पे तो बोलना चाहिए था ना, उनकी बेटी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उनको क्यों बोलना चाहिए था कि बात नहीं है। जिसके पार्टी की MP हैं, जिसकी पार्टी से उनका भाई MLA है, जी। उनको जाना चाहिए था। मायावती तो किसी में नहीं बोलती। किसी पॉलिटिकल आदमी के किसी मुद्दे पर बोला हुआ दिखा दीजिए आप। मायावती तो बोलने की राजनीति नहीं करती हैं जी। और उनसे किसी को उम्मीद भी नहीं रहती है। लेकिन जो एक ही बात करता है वो कहाँ है? अपनी ही पार्टी के MP के लिए आप नहीं, अपनी पार्टी के MLA के लिए नहीं, आप अपनी पार्टी के फाउंडर में क्या कहते हैं मेंबर के लिए नहीं, आप किसके कौन से एक के साथ हैं आप? तो ज़ाहिरी तौर पे मदद नहीं, छुपी तौर पे तो मदद कर रहे हैं, ऐसा अब्दुल्ला आजम का भी बयान है। अब्दुल्ला आजम का 3.5 साल पहले का बयान है। हम और आप वायरल वीडियो पे बात नहीं कर सकते हैं। वायरल वीडियो पे बात करने के लिए तमाम लोग फेसबुक और ट्विटर पे बैठे हुए हैं। हम और आप बात करेंगे, ऑथेंटिक करेंगे। अब्दुल्ला तो आजम आपको का लगता है कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान की मदद नहीं करी? मैं क्यों कहूँगा? ये तो आजम खान कह रहे हैं, उनकी माँ अब्दुल्ला आजम की माँ कह रही हैं कि हमारे साथ खुदा है, उसके अलावा हमें किसी कोई हमारे साथ नहीं है। वो तो सब कहते हैं सर हमारे साथ ईश्वर है। अरे तो वो ये कहें तो मतलब ये आप वो कहें तो आप कह दिए कि हमारे साथ ईश्वर है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे साथ खुदा है, हमारे साथ कोई नहीं है। इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या कहेंगी वो? मतलब अखिलेश यादव के मुसलमानों के प्रति जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप सवाल खड़ा कर? मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कहाँ है अखिलेश यादव का जो 19% वोट देता है मुसलमान? किस मुसलमान के घर मरने पे पहुँचे हैं अखिलेश यादव? मैं आजमगढ़ के मिसाल देता हूँ, मैं जौनपुर की मिसाल देता हूँ। हर यादव के मरने पे, बीमार होने पे पहुँचते हैं। किस मुसलमान के मरने पे पहुँचे? यही सवाल तो मायावती की रैली में भी सर उठा था 9 तारीख वाली कि इतने दलित समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में NCRB की रिपोर्ट भी आती है कि दलित अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कोई बयान नहीं आया सर मायावती जी का। हर विज्ञप्ति में होता है उनके नहीं, दलितों में। वैसा ही तो बयान अखिलेश भी जारी करते हैं ना सर, विज्ञप्ति की। ऐसा एक मंच से बोलने की बात अलग है ना। एक चीज़ समझ लीजिए, मंच से बोलने पे जैसे आप अमेठी का क्या कहते हैं रायबरेली का वाकया बताएंगे। रायबरेली के वाकये में मायावती ने मंच से नहीं बोला। जिसने मंच से बोला था घर मिलने गया तो उसने पहले क्या कहा कि मैं मिलूंगी नहीं, अपने MP से मिलने को तैयार नहीं है। मायावती राजनीति नहीं करती हैं जी। उनका कहना है कि सीधे सीधे जो है हम उन्हें मालूम है किस मुद्दे, जिस मुद्दे पे भेजना है वहाँ पे विश्वनाथ पाल को भेजा, गोरखपुर से लेके और गाजियाबाद तक भेजा, गए विश्वनाथ पाल। ये आप किसी की लिंचिंग चोर समझ के कर दी जाए वो दलित उत्पीड़न नहीं होता। लेकिन NCRB की रिपोर्ट में तो सर NCRB की रिपोर्ट पे है तो NCRB की रिपोर्ट पे उन्होंने बयान दे दिए। तो बयान मैं ये कह रहा हूँ कि उम्मीद थी ना दलित समाज को कि हमारे लिए कुछ बोलेंगे। आप एक वहाँ 8 लाख 7 लाख आदमी आया था, दलित ही तो था उसमें 70-80%। किसी ने उसने कहा कि हमें उम्मीद थी। आपको उम्मीद है, जिसका मामला है उसको उम्मीद नहीं है। वो तो कोई नहीं कह रहा है, आप कह रहे हैं दलित समाज को उम्मीद थी। दलित समाज कह रहे हैं बिल्कुल हमको मालूम है कब बोलना है। वो तो नहीं कह रहा है, जिसका मुद्दा है वो नहीं कह रहा है। क्या कौन रहा है मेराज? लेकिन सर बोलना चाहिए था, मंच बोलना इतनी बड़ी सभा थी। मैं कौन होते हैं कहने वाले कि आपको ये भाषण देना है? उम्मीद तो लोगों को होती है ना। वो लोग वहाँ खड़े थे, उनको उम्मीद नहीं थी, उन्होंने उस पर सवाल भी नहीं उठाया। आप या मैं कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये बोलना चाहिए? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं सर, ये बहुत गंभीर मामला है। आपका गंभीर मामला है तो नेता विपक्ष कौन है? नेता विपक्ष तो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार बढ़ता है। ये बयान हुआ ना, विपक्ष का नेता कौन है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा की पार्टी के सदन का नेता कौन है? बाहर आप बयान देते हैं, विधानसभा के अंदर क्या कर रहे हैं आप? लोकसभा के अंदर क्या कर रहे हैं? उनके भी लोग जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात सर यही है कि इतने बड़े मजमे में दलित समाज के लिए उन्होंने नहीं बोला कि अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे योगी जी की तारीफ, वो भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। मैं बचपने के सवालों का जवाब नहीं देता चूँकि मैंने वो विज्ञप्ति पढ़ी है और मैंने भाषण सुना है। तो मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मुझे मालूम है उन्होंने क्या कहा था और मैंने उसे पढ़ा है क्या कहा था, और उन्होंने फिर दोबारा अपनी विज्ञप्ति में कह दिया मैंने क्या कहा था। अगर मुलायम सिंह यादव लोकसभा में खड़े हो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री बन के आइए, कोर्ट किया अखिलेश ने कि मेरे बाप ने ऐसा क्यों कहा? आकिब मेहरान जी ये सवाल किया कि आपके बाप ने ऐसा कहा था, आप क्या कहेंगे? करेंगे अपने बाप की निंदा? इससे बड़ी बात कह सकते थे? अपने घर शादी में बुला के कान में बात की
मायावती ने तो अपने घर की शादी आकाश में नहीं बुलाया मोदी को। सवाल वही है कि एक परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की जाती है, तो बीइंग जर्नलिस्ट मैं उस परसेप्शन का हिस्सा नहीं बनता हूँ। तो मुझ में और आकिब में और तमाम दूसरे लोगों में फ़र्क होना चाहिए। जो बात आकिब या मैं कह रहे हैं तो वो सड़क छाप बातें हम और आप नहीं कर सकते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पपेट की तरह बात नहीं कर सकते हैं कि अखिलेश ने ये आरोप लगाया तो हम कहें आप क्या कहेंगे। या तो अखिलेश या तो जाहिल और बेवकूफ़ हैं या मैं जाहिल और बेवकूफ़ हूँ। मैंने मायावती की तकरीर भी सुनी है और विज्ञप्ति भी पढ़ी है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। खबरों के अनुसार तो सर तो खबरों का आप खबर करने वाले हैं ना, आप खबर पढ़ने वाले नहीं हैं, आप खबर करने वाले लोग हैं। तो खबरों के अनुसार कैसे हो सकता है? जो हमने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से पढ़ा प्रेस विज्ञप्ति में, उसमें तो ऐसा नहीं था। योगी का नाम भी नहीं लिया, इनकी सरकार का भाजपा भी नहीं कहा, ना भाजपा नाम लिया ना योगी नाम लिया। इनकी सरकार ने उस पैसे को जो मैंने पत्र लिखा था लगा दिया, उसके लिए आभार। इसमें कौन सी तारीफ है? और वो उनके मसीहा हैं काशीराम, अगर उनके लिए अगर वो नहीं बोलेंगे तो क्या हम बोलेंगे? हम तो अपने पैगंबर के लिए बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति के करने वाले लोग ये बयान देने के बाद भी उन्हें मालूम है कि ये रैली कैसी हुई है, भीड़ कैसी आई है, हमारे साथ क्या दिक्कतें वो जानते हैं। तो इसीलिए रटा रटाया एक जमला की बी टीम है। तो बी टीम ए टीम की बात होगी तो अखिलेश यादव के परिवार, उनकी भाभी भारतीय जनता पार्टी की क्या कहते हैं उपाध्यक्ष हैं, किसी ने सवाल किया? शिवपाल यादव ने को इतनी बड़ी कोठी मायावती को उठा के एक सिंपल विधायक को दे दी, किसी ने सवाल किया? चंद्रशेखर रावण को टाइप 8 का बंगला दिया गया जो केंद्रीय मंत्रियों को सीनियर मिलता है, किसी ने सवाल किया? तो मायावती आसान टारगेट है, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि मायावती का उधर से जवाब नहीं आता। मायावती कभी किसी चीज़ का खंडन करने नहीं आता। 27 में कैसे होगा सर? वो जाने, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी है या दिल्ली और बीच की जो राजनीति है, उसमें मायावती एक ऐसा चेहरा है जो शपथ ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत लंबी चर्चा हुई। सैयद कासिम सर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बसपा को बहुत करीब से कवर करते हैं। तमाम मुद्दों पे उन्होंने अपनी राय रखी और पीडीए के ऊपर भी उन्होंने जमकर हमला बोला, समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोला। और उनका कहना है कि जो दिल्ली और लखनऊ की दूरी है वो कम हो सकती है और मायावती 2027 में शपथ ले सकती हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब, मिराज खान, लखनऊ।